हेलो दोस्तों, मैं आरिफ और ये आपका यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल एकेडमिक स्टडीज। आज जो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ वो है एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार हिंदी कै। ये जो पेपर है आपका, इस पेपर के लिए आज मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर बताऊंगा। इसमें सबसे पहले अगर हम देखें कि ये पेपर जो है वो एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स इनकी एईसी कोर्स है और ये इस बार जो है 2 सेमेस्टर में डिवाइडेड है। यानी कि जिन स्टूडेंट को ये फर्स्ट सेमेस्टर में मिला हुआ है, उनको ये फर्स्ट सेमेस्टर में देना है और जिनको ये सेकंड सेमेस्टर में मिला हुआ है, उनको सेकंड सेमेस्टर में देना है। तो एईसी कोर्स में चॉइस है, किसी के पास एईसी कोर्स में एनवायरमेंटल साइंस है और किसी के पास हिंदी है। तो जिन भी स्टूडेंट के पास हिंदी है, हिंदी क यानी कि हिंदी भाषा, संप्रेषण और संचार। तो सबसे पहले अगर हम इसका सिलेबस देखें तो सिलेबस में 2 यूनिट है और 2 इकाई जिसमें हम कहते हैं। पहली इकाई में संप्रेषण सामान्य परिचय, जिसमें संप्रेषण की अवधारणा और उसकी प्रक्रिया, और पाठ 2 में जो है वो है संप्रेषण संचार तथा संप्रेषण की विधि आयाम। और इकाई जो 2 है उसमें 3 पार्ट है। पहले पार्ट में है संप्रेषण के प्रकार और दूसरे पार्ट में जो है वो है प्रतिवेदन, यानी कि जो रिपोर्ट जिसको हम बोलते हैं सर्वेक्षण आधारित जो रिपोर्ट होती है, प्रतिवेदन है। उन प्रतिवेदन को तैयार कैसे किया जाता है और उसमें कुछ संभावित विषय दिए हुए हैं, जैसे कोरोना और मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर दिया हुआ है, क्रिप्टो जागरूकता के ऊपर दिया हुआ है और तीसरा जो है वो है कूड़ा निरस्त्रण की योजना। और तीसरा जो पार्ट है वो ये है लेखन की विधि। लेखन की इसमें 4 विधि दी हुई है: अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन, डायरी लेखन और ब्लॉग लेखन। तो ये कुल मिलाकर हमारा जो है सिलेबस रहा। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके संभावित जो एग्जाम है, अभी आने वाला जो एग्जाम है उसमें आ सकते हैं। तो मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार हिंदी कै के लिए। ये जो है ऑल यूजी कोर्सेज, यानी कि जितने भी यूजी कोर्सेज है उसमें जिनके पास भी एईसी कोर्स है और उनके लिए ये पेपर जो है देना अनिवार्य है। इसका जो यूपीसी कोड है वो है 2051 00 1001। तो ये जो पेपर है आपका, इसके लिए कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जिनकी आने की संभावना बहुत ही ज्यादा बनी हुई है वो इस प्रकार है। जैसे पहला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है, प्रश्न नंबर 1 वो है संप्रेषण की अवधारणा क्या है और संप्रेषण की अवधारणा उसकी महत्व पर प्रकाश डालिए। तो इसमें आपको सबसे पहले ये बताना है कि संप्रेषण की अवधारणा क्या है, फिर उसके महत्व को बताना है आपको। तो इसमें मैं आंसर भी बाद में बताऊंगा, अभी मैं पहले आपको सिर्फ क्वेश्चंस बता देता हूं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आने की पूरी पूरी संभावना है। और ये क्वेश्चन 100% आने की पूरी संभावना बनी रहती है कि संप्रेषण क्या है और इसकी महत्व और इसकी अवधारणा क्या क्या होती है। प्रश्न नंबर 2 जो है वो है आपका संप्रेषण की प्रक्रिया। उसकी प्रक्रिया क्या होती है, और इसी में बहुत सी बार जोड़ के भी आ सकता है या अलग से भी आ सकता है ये क्वेश्चन कि वक्ता और श्रोता संप्रेषण प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण घटक है तथा इस कथन को जो ये कथन है यानी कि वक्ता और श्रोता संप्रेषण प्रक्रिया के महत्वपूर्ण घटक है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर भी जो है आपसे पूछ रहा है कि संप्रेषण की प्रक्रिया के बारे में ही पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन दोनों आपस में मिला के भी आ सकते हैं और ये सेपरेट भी अलग अलग आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है जिसके आने की संभावना बहुत ज्यादा बनी रहती है वो है संप्रेषण के स्वरूप, कि संप्रेषण के कौन कौन से स्वरूप है और इनके विभिन्न प्रकारों के बारे में विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन जो है वो है संप्रेषण में संचार की भूमिका। तो जो संप्रेषण है और जो हमारी सेकंड जो चैप्टर है उसमें भी संप्रेषण में संचार की भूमिका। तो इसमें संचार के बारे में भी और संचार के संप्रेषण के बारे में भी, दोनों के बारे में हमें इसको बताना है। और इसमें 2 प्रकार के संचार है, जो है अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक संचार की अवधारणा को उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। चौथा, पांचवा, छठा और सातवां और आठवां, ये जो क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, ये चारों के चारों क्वेश्चन जो है ये है प्रतिवेदन से। जो सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रतिवेदन होती है उसके आधार पर है कि आपको एक रिपोर्ट लेखन करना है। जैसे कि इसमें है कि अपने क्षेत्र में कूड़ा निस्तारण की संभावनाओं पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। रिपोर्ट कैसे तैयार करनी है उसका मैं पूरा आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा। इसमें जो 3 तरह के 4
4 विषयों के बारे में बताया गया है। पहला है कूड़े निरस्त्रण, सड़क पर बढ़ते आक्रोश, किसी समाचार पत्र के लिए गणतंत्र दिवस पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम और कोरोना बीमारी और मानसिक स्वास्थ्य के विषय में सर्वेक्षण आधारित रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट लेखन से 100% एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो आप रिपोर्ट लेखन क्या होता है, ये अच्छे से अगर समझ जाएँगे कि रिपोर्ट लेखन क्या है, तो आप किसी भी प्रकार का कोई विषय आए, चाहे उस पे सड़क पर आक्रोश हो, गणतंत्र दिवस की आयोजना पर सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेके संपादकीय रिपोर्ट हो, कोरोना से रिलेटेड हो, मानसिक स्वास्थ्य से लेकर हो या फिर किसी भी प्रकार के ऊपर कोई भी विषय को आपको दे दें, आप उस पे अच्छे से लिख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 5, 6, 7, 8 ये आपको रिपोर्ट प्रतिवेदन और रिपोर्ट सर्वेक्षण रिपोर्ट आधारित आधार किस तरह तैयार किया जाता है, इसके ऊपर मेन बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इसमें संवाद लेखन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। इनकी संवाद लेखन क्या है, आपको पहले ये बताना है, फिर संवाद लेखन की प्रक्रियाएँ क्या-क्या होती है, किस तरीके से संवाद लिखा जाता है, इसकी पूरी प्रक्रिया हमें बतानी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसमें ब्लॉग लेखन, जो ब्लॉग होते हैं, उसको कैसे लिखा जाता है और यह आपके समाज को किस प्रकार से जोड़े रखता है, इसको स्पष्ट करना है। तो ब्लॉग लेखन क्या है, आप सभी को पता है कि जो सोशल मीडिया का जो आज के टाइम में पूरा का पूरा जो सिस्टम है, वो ब्लॉग लेखन और या जो भी हम देख रहे हैं, उसके ऊपर लगभग बहुत सारे किसी न किसी विषय के ऊपर ब्लॉग लिखे जाते हैं और उन विषयों से वो जो ब्लॉग लिखे जाते हैं, उनसे समाज को किस तरह जोड़ के, जैसे कि अगर हम एक नारी सशक्तिकरण की बात करें या फिर किसी भी प्रकार के सशक्तिकरण की बात करें, तो उसमें अगर हम ब्लॉग लिखेंगे और वो समाज के ऊपर किस तरीके से वो ब्लॉग जोड़े रखता है। 11वां प्रश्न जो है आपका, वो है अनुच्छेद लेखन व डायरी लेखन। अनुच्छेद लेखन, डायरी लेखन सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है आपका, अलग-अलग भी आ सकता है, एक साथ भी आ सकता है, अंतर बताओ भी आ सकता है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि डायरी लेखन क्या है और अनुच्छेद लेखन क्या है। तो डायरी लेखन, अनुच्छेद लेखन से रिलेटेड आप अगर जो है दोनों को थोड़ा-थोड़ा पढ़ लेंगे, जैसे कि मैं अभी इनके आंसर भी बताऊँगा, तो आप बेसिकली पूरा का पूरा जो है अपना पेपर बहुत ईज़ी से कर सकते हैं। ये जो पेपर है, ये इतना हार्ड पेपर नहीं है। आप जो है, जो मैं बता रहा हूँ, अगर इतने क्वेश्चनों का भी अपने आंसर याद कर लिए, तो आप पेपर बहुत अच्छे से दे सकते हैं। तो आपको जो है बेसिकली इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी कर लें, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा आपका जो है सिलेबस कवर अप हो रहा है। ठीक है? तो आपको एक चीज़ जो बेसिक ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखनी है कि आपको सबसे पहले टाइमिंग देख लेना है कि कितने टाइम का आपको जो है ये पेपर करने का टाइम मिल रहा है। तो ये पेपर शायद आपको पूरे 3 घंटे का ना मिले, ठीक है? इसमें शायद आपको 2 घंटे का टाइमिंग मिले। तो एक बार आप टाइमिंग ज़रूर देख लें, क्योंकि इसमें भी शायद 5 ही क्वेश्चन आपको करने होते हैं, ठीक है? तो आप सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले, तो क्वेश्चन पेपर के ऊपर यहाँ पर अपना जो है रोल नंबर ज़रूर लिखें, ठीक है? और जो है आप टाइम देख लें, कितना टाइमिंग है, इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें, क्या-क्या कह रहा है, कितने क्वेश्चन करने हैं और शायद ये 60 मार्क्स का आपका पेपर होता है। ये भी देख लें एक बार। ठीक है? ये ज़रूर देखना है आपको, बहुत ध्यान देना है और क्योंकि काफ़ी बच्चों के दिमाग में माइंडसेट बना होता है कि पेपर 3 घंटे का है, हम उसी हिसाब से जो है क्वेश्चन के लेंथ उसी हिसाब से बढ़ाते चले जाते हैं। तो अगर आपको 2 घंटे का टाइम मिले, 5 क्वेश्चन करने का आपको हो, तो आपको हर क्वेश्चन जो है 20 मिनट के आस-पास ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। और फिर उसके उसके अकॉर्डिंग ही अपना जो है स्पीड जितनी है उसके हिसाब से लिख सकते हैं आप, 4 पेज का, 5 पेज का भी लिख सकते हैं। अगर आपकी स्पीड कम है और अच्छा लिख रहे हैं, वो भी ज़रूरी है कि आप एक क्वेश्चन के ऊपर 20 पेज ना लिख दें और एक क्वेश्चन के ऊपर सिर्फ़ 1 पेज लिख रहे हैं। ऐसा भी ना करें। वक़्त देना बहुत ज़रूरी है, हर क्वेश्चन को बराबर-बराबर वक़्त देना बहुत ज़रूरी है और हर क्वेश्चन के लिए बराबर-बराबर लिखना भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम फर्स्ट प्रश्न जो है, उसके उत्तर की तलाश में चलते हैं। तो ये है हमारा पहले प्रश्न का उत्तर, यानी कि तो पहले प्रश्न के उत्तर में जो हमें जो सबसे पहले चीज़ देखनी है कि आंसर लिखने का फॉर्मेट क्या होगा? तो आंसर लिखने का फॉर्मेट में, जिस तरह ये लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं आपको इधर बता देता हूँ। आंसर जो आपको लिखना है, जो आपका उत्तर लिखना है, तो उत्तर में सबसे पहले आपको चीज़ लिखनी है, वो प्रस्तावना से इसको शुरुआत करना है।
प्रस्तावना लिखना है या परिचय जो भी है, आप जो भी लिख सकते हैं वो लिखिए। उसके बाद उसके उसके बारे में 8-10 लाइन बताइए प्रस्तावना के अंदर। फिर बाद में आपको अपना जो है, जो आपसे पूछा गया उसको बताना है। ये अपना आंसर लिखने का पैटर्न, और लास्ट में आपको निष्कर्ष, जो भी निष्कर्ष रहा है, उस निष्कर्ष को बताना है आपको आंसर के बाद। तो पहले प्रस्तावना, फिर पूरा आंसर देना, फिर निष्कर्ष देना। ये 3 जो पैटर्न मैंने बताई हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा, इसके अकॉर्डिंग आपको जो है अपना पूरा का पूरा आंसर देने की कोशिश करनी है। तो पहले का मैं जल्दी-जल्दी सी आंसर आपको बता देता हूँ। पहले प्रश्न का जो है उत्तर, वो सबसे पहले इसमें प्रस्तावना लिखनी है। प्रस्तावना में आप ये वर्डिंग लिख सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज से स्वयं को बांधे रखने के लिए विचारों को आदान-प्रदान करने की आवश्यकता पड़ती है। और जब हम किसी से ध्वनि द्वारा विचारों को आदान-प्रदान करते हैं, उसे ही हम भाषा कहते हैं। और विचारों के इसी आदान-प्रदान के बीच में जो भावनाएँ एक दूसरे तक पहुँचती है, उसे हम संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण मूलतः भाषा द्वारा अभिव्यक्त वह भाषा शैली है जो वक्ता से श्रोता तक सार्थक विचारों को प्रेषित करती है। फिर आपको जो है मुख्य तौर पर जो सबसे पहले बताना है किसकी अवधारणा। तो आपको इसी तरीके से हेडिंग डालनी है, संप्रेषण की अवधारणा। संप्रेषण की अवधारणा में जैसे कि मानव जीवन जो है संप्रेषण यानी कि विचारों के आदान-प्रदान से परिपूर्ण है, और कभी ये प्रत्यक्ष रूप में होता है और कभी ये अप्रत्यक्ष रूप में होता है, से मनुष्य संप्रेषण की क्रिया करता रहता है। ठीक है? सामान्य तौर पर अगर हम देखें संप्रेषण क्या है, संप्रेषण में जो है 2/3 से अधिक प्रत्यक्ष बोलने, सुनने, लिखने, पढ़ने की प्रक्रिया के द्वारा संप्रेषण किया जाता है। तो इसमें आपको बताना है कि संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसमें कौन-कौन से शब्द हैं। तो इसकी जो उत्पत्ति सम और प्रेक्षण से हुई है, इन दोनों के योग से मिलके जो है संप्रेषण बना है। सम का मतलब होता है यानी कि समान, और समान रूप से, पूरी तरह से, और प्रेषण का मतलब होता है आगे भेजना या अग्रसर करना। तो इन दोनों शब्दों का संयोग से बने हैं संप्रेषण शब्द। इसका इसका मतलब जो है, इसका जो आशय है वो यह है कि समान रूप से भेजा गया, यानी बातचीत या भाषा में किसी सूचना या विचार को समयक रूप से सामने वाले व्यक्ति तक पहुँचाना। ठीक है? फिर जैसे कि इसको एक तरीके से हम और डिफाइन कर सकते हैं, संप्रेषण का जो अंग्रेजी में जो है हम उसको कम्युनिकेशन शब्द को ही हम क्या हिंदी में संप्रेषण बोलते हैं। और कम्युनिकेशन जो है लैटिन भाषा के कम्युनीज शब्द से निकला है, और जिसका मतलब टू शेयर, टू ट्रांसमिट, टू एक्सचेंज, यानी भागीदारी, स्थानांतरण और आदान-प्रदान करना होता है। इसके बाद में आपको जो है इसमें ये बताना है कि संप्रेषण जो है वो है मानव जीवन के लिए एक अनिवार्य आवश्यक है। इस आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न समाजशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों ने संप्रेषण को शब्दार्थ कर प्रस्तुत किया है, जिसमें आपको जो है 3-4 विचारकों के बारे में बताना है। जैसे कि अगर मैं सबसे पहले बात करूँ, तो वो है लुईस ए एलन। लुईस ए एलन ने जो डेफिनेशन दी है कम्युनिकेशन की या संप्रेषण की, उन्होंने बताया है कि कम्युनिकेशन इज़ द सम ऑफ थिंग वन पर्सन डज़ व्हेन ही वांट टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अनदर। इट्स इट्स इज़ अ ब्रिज ऑफ मीनिंग। इट इज़ इन्वॉल्व अ सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ टेलिंग एंड लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब जो है हिंदी में होता है कि संचार से आशय उन समस्त साधनों से है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे के मस्तिष्क में डालने के लिए अथवा उसको समझने के लिए अपनाता है। यह वास्तव में दो व्यक्तियों के मस्तिष्क के बीच की खाई को पाटने का एक सेतु के तौर पर, यानी कि एक ब्रिज के तौर पर काम करता है। इसके अंतर्गत कहने, सुनने और समझने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया सदैव चालू रहती है। यह जो है लुईस ए एलन ने कम्युनिकेशन के बारे में यानी कि संप्रेषण के बारे में बताया। तीसरा है माध्यम। माध्यम का मतलब होता है किसके माध्यम से।
यानी कि जिस तरह की माध्यम का मतलब होता है कि वक्ता और श्रोता के बीच में एक सेतु का कार्य जो है माध्यम करता है। माध्यम का मतलब होता है कि संप्रेषण किस प्रकार के संप्रेषक संदेश को सामने वाले तक भेजता है, जैसे बोलकर, लिखकर, ईमेल कर कर आदि से। तो ये एक माध्यम है, लिख कर भेजता है, मेल करके भेजता है या फिर वेबसाइट के थ्रू भेजते हैं। चौथा जो है वो है ग्राही यानी कि लक्ष्य। संप्रेषण प्रक्रिया में जो है संप्रेषक जो है जिसे अपना संदेश जो है संप्रेषित कर रहा है वह संदेश ग्राही या लक्ष्य कहलाता है और ग्राही केवल एक व्यक्ति, वर्ग या संपूर्ण समाज भी हो सकता है। तो इसके अतिरिक्त जो ग्राही की भाषा है, सभ्यता है, संस्कृति है, रुचि आदि भी ग्राही के संदेश ग्रहण करने को परिभावित कर सकती है। और अंतिम जो है इसमें वो है फीडबैक। फीडबैक जो है वो जोड़ी गई है। फीडबैक इसलिए कि जैसे कि जो संदेश भेजा गया और संदेश भेजने के बाद जो संदेश प्राप्त करता है, उसने जो ग्राही है, उसने जो है क्या समझा और जो है ये अपनी एक फीडबैक जो है भेजता है प्रेक्षक के पास। इस प्रकार जो है ये है डॉक्टर सुनील त्रिवेदी जी। डॉक्टर सुनील त्रिवेदी जी जो है उन्होंने 3 बुनियादी तत्वों की बात की है, जिसमें एक है स्रोत, एक संदेश और तीसरा लक्ष्य की है। तो इसमें जो ये डायग्राम देख रहे हैं, इसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है इसमें जो है संचारक है, संचारक, प्रेषक और स्रोत, और उसके बाद संदेश है और उसके बाद है संदेश प्राप्तकर्ता। अगर आप अपना आंसर लिख रहे हैं और इस प्रकार के जो डायग्राम के तहत थोड़ा बहुत डायग्राम बना देते हैं, थोड़ा बहुत भी, तो ये थोड़ा आपके आंसर को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने का काम करता है। इसके बाद जो है संप्रेषण का महत्व, जो कि प्रश्न नंबर जो 1 था उसमें संप्रेषण का महत्व के बारे में भी हमें बताना था। तो जो मानव जीवन है वो संप्रेषण के बिना संभव नहीं है। जन्म से लेके मृत्यु तक मनुष्य अपने जीवन में सूचनाओं के आदान-प्रदान का कार्य करता है और किसी भी प्रश्न का उत्तर देना हो, किसी से प्रश्न पूछना हो या किसी को कोई सूचना पहुँचानी हो, तमाम के तमाम काम हम संप्रेषण के बिना नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से जो कम्युनिकेशन हमें करना पड़ता है और इसीलिए संप्रेषण मानव जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। तो इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं? सबसे पहला है वह है व्यक्तिगत ज़रूरत। व्यक्तिगत ज़रूरत ये है कि जो हमारा दैनिक जीवन है, खाना-पीना है, प्रेम है, सेवा है इत्यादि सभी की सभी चीज़ें हमारी ज़रूरत बिना संप्रेषण के पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि ये व्यक्तिगत है। दूसरा जो व्यक्तिगत ज़रूरत और दूसरा है व्यक्तिगत संबंध। व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए भी संप्रेषण की आवश्यकता होती है। बिना बातचीत के हम किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत संबंध नहीं बना सकते और जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे व्यक्तिगत संबंध के आधार पर ही होती है। जो तीसरी चीज़ है सूचना, सूचना भी इसी प्रकार से महत्वपूर्ण है। चौथी है आपस में बातचीत, वो आप सभी को पता है कि हम आपस में जो गप करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं वही जो है हम हमारे बीच में क्या है संप्रेषण का कार्य करती है। 5वीं चीज़ है आग्रह। आग्रह इस प्रकार से संप्रेषण विज्ञापनों में देखने को मिलती है, जैसे विज्ञापनों में इस प्रकार विज्ञापनों को इस प्रकार से बनाया ही जाता है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पसंद आए और विज्ञापन में इस प्रकार ग्राहकों को आग्रह किया जाता है कि ग्राहक जो है उस वस्तु को लेने का मन बना ले। उसके बाद मनोरंजन, मनोरंजन तो आपको पता ही है कि तमाम के तमाम जितनी भी चीज़ें हैं मनोरंजन की, वो बिना बोले सुने जो है हम संप्रेषित नहीं कर सकते। इसी प्रकार जो है ये इस प्रकार संप्रेषण का बहुत ही महत्वपूर्ण है और संप्रेषण के लिए 5 बातों का होना बहुत ही आवश्यक है। पहला वक्ता यानी कि बोलने वाला, फिर श्रोता यानी कि सुनने वाला, माध्यम यानी कि संदेश भेजने का जो माध्यम है, फिर संदेश यानी कि जो सूचना श्रोता को देनी है और फिर रुचि, वक्ता और श्रोता के को बोलने और सुनने में जो रुचि का होना, ये 5 चीज़ों का होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि हम संप्रेषण को महत्व को बारे में मैं बता रहा था संप्रेषण महत्व जो है, आप जो एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ वो है द्रौपदी का। द्रौपदी का जो उदाहरण है जो द्रौपदी का एक कथन था महाभारत के अंदर और उसमें कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा और यही इसके साथ-साथ ही जो है द्रौपदी का उपहास करते हुए हँसना, खिलखिलाते हुए हँसना, यही कारण है कि महाभारत के लिए द्रौपदी को महाभारत का कारण समझा जाता है और यही पूरा संसार समझता है। इसीलिए कबीरदास जी ने एक बहुत ही अच्छा दोहा कहा है, उसमें कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए
ओरन को शीतल करे आपूह शीतल होए। तो इसमें यहाँ पर कबीर जी जो बताना चाह रहे हैं कि जो है अपने शब्दों का जो चयन है वो इस प्रकार से करे कि उसमें आपा भी ना खोए और सामने वाले को भी बात पहुँच जाए। तो ये भी एक संप्रेषण का तरीका है जिससे कि हम बात करने का और उसके सुनने वाले को भी बुरा ना लगे। तो इसी प्रकार से जो संप्रेषण के अंदर हम 7 सी का जो इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसके अंदर जो महत्व है संप्रेषण का महत्व है उसके अंदर 7 सी ज़रूर लिख दें। 7 सी क्या है? जैसे कि सबसे पहला जो सी आता है वो आता है क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता, दूसरा सी है कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट यानी कि संदर्भ और तीसरा है कंटेंट यानी कि विषय वस्तु, फिर है क्लैरिटी यानी कि स्पष्टता का होना, फिर कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी यानी कि निरंतरता एवं एकमतता और चैनल यानी कि माध्यम और कैपेबिलिटी ऑफ ऑडियंस यानी कि प्राप्तकर्ता की क्षमता। तो इसमें हम जो है संप्रेषण का महत्व और इसके महत्व किस प्रकार से है ये सब मैंने इसमें बताया, ये आप इसके आंसर में लिख दें। फिर इसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसका जो आंसर इस प्रकार है कि संप्रेषण की प्रक्रिया। संप्रेषण की प्रक्रिया जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जैसे ही एक नवजात शिशु जन्म लेता है उससे लेकर उसकी मृत्यु तक जो है पूरा का पूरा जो बीच में वो बच्चे से लेके एक व्यक्ति तक का जो सफ़र है, उसकी मृत्यु तक का जो सफ़र है वह किसी न किसी माध्यम से अपनी बातों को बोलने का का ज़रिया के तौर पर वो देखता है। इसके बाद प्रत्येक क्षण यह संप्रेषण की प्रक्रिया सतत रूप से जारी रहती है और संप्रेषण की यह प्रक्रिया सबसे पहले ध्वनि से, फिर शब्दों से, फिर वाक्यों से, फिर संदेशों के जो संवेदनाओं से के माध्यम से होती रहती है। इस प्रकार से हम जो संप्रेषण की जो है सभी इंद्रियाँ अर्थात कान, नाक आँख, हाथ वगैरह से जो आप अपने अंगों के ज़रिए जो है इस प्रकार से देखते हैं। इसमें जो है लॉसवेल जो है 1948 में के अनुसार संप्रेषण के अध्ययन के निम्नलिखित तत्व हैं, जिसमें से वह जो है 5 तत्व की बात करते हैं। पहला तत्व है कौन कहता है, क्या कहता है और किस माध्यम से कहता है, किसको कहता है और कितने प्रभाव से कहता है। ये जो 5 चीज़ें जो है लॉसवेल बताते हैं, ये प्रक्रिया है एक तरीके से। इसी तरीके को जो जॉन कार्टर है वो भी समझाने की कोशिश करते हैं। वो बताते हैं कि सूचना जो है सूचना को किसी माध्यम से भेजना व प्राप्तकर्ता को उसकी प्रतिक्रिया देना पर ही संदेश को प्रेषक की प्रक्रिया पूर्ण होती है। ये एक पूरी प्रक्रिया है जिसको वो बताने की कोशिश कर रहे हैं जो जॉन कार्टर है, वो ये बोल रहे हैं कि किसी माध्यम से किसी माध्यम से भेजने और प्राप्त करने और उसकी प्रतिक्रिया यानी कि फीडबैक की बात कर रहे हैं, को संदेश के प्रेषक को की प्रक्रिया जो है पूरी हो जाती है। इस माध्यम से जैसे कि ये जो डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम में अगर हम देखें, तो इस डायग्राम में जो है वह वक्ता है, श्रोता और उसके बाद सोचने की प्रक्रिया, अनुभव, निर्णय, क्षमता ये सब इस्तेमाल करके वो माध्यम से संदेश को जो है यहाँ तक पहुँचाता है और उसके बाद जो श्रोता है, वह संदेश को सुनने के बाद वापस से ये पूरा एक तरीके से फीडबैक चलता रहता है। पूरा सिस्टम जो इस तरीके से चलता रहता है, यही प्रक्रिया है और संदेश की जो प्रक्रिया है, दो तरफ़ा संचार प्रवाह है, यानी कि टू वे फ्लो कम्युनिकेशन होता है। ठीक है? और इसी प्रकार से जो है संक्षेप में अगर हम कहें कि जो संचार की संप्रेषण की जो प्रक्रिया के जो मुख्य रूप है, वो निम्नलिखित तत्वों प्रक्रिया सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। जैसे कि वक्ता है, फिर है वाक् क्षमता है, संदेश है, माध्यम है, श्रोता है, संदेश पाने वाला, अनुक्रिया, संदेश का संदर्भ है, जीवन के प्रति व्यक्ति और श्रोता का जो दृष्टिकोण है, श्रोता और वक्ता का जीवन मूल्य, ये पूरे के सबको आपको है ना थोड़ा-थोड़ा सा बताना है जिस प्रकार इसमें आपके बुक में लिखा हुआ है। इसके बाद हम सीधे आ जाते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला जो प्रश्न है वह है संप्रेषण और संचार। संप्रेषण और संचार जो है इसका जो हमें जो उत्तर देना है इसमें भी हमें सबसे पहले जो है प्रस्तावना इससे पहले जो दोनों प्रश्न के बारे में मैंने बताया उसमें भी आपको सेम उसी तरीके से जिस तरीके से शुरुआत में बताया कि प्रस्तावना फिर पूरा उत्तर देना फिर निष्कर्ष के बारे में बताना है। तो इसी प्रकार से जो विचार अभिव्यक्ति और विचारों के आदान-प्रदान की भावना के साथ ही मानव जीवन
में संप्रेषण एवं संचार की प्रक्रिया का उद्भव एवं विकास हुआ है। और संचार जो है, यानी संप्रेषण और संचार जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है, इसीलिए समस्त संस्थाएं, समूहों व मनुष्यों के माध्यम संचार, संप्रेषण या संचार से ही होता है। इसमें विषय प्रवेश एवं विवेचन जो है वो बिल्कुल उसी प्रकार से है, जब मनुष्य के जन्म के साथ ही संप्रेषण एवं संचार की प्रक्रिया जन्म ले लेती है। तो संप्रेषण एवं संचार को हमें बताना है, संप्रेषण क्या है। तो संप्रेषण के बारे में बता चुका हूँ कि ये संप्रेषण होता है। अब मैं सीधा बताता हूँ आपको संचार क्या होता है। तो संचार शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत भाषा के चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है किसी बात या विचार को आगे बढ़ाना, चलाना, प्रचार प्रसार करना, ज्ञान या विचार का फैलाना। ठीक है? तो हिंदी में संचार के लिए संप्रेषण संवाद शब्द जो है की प्रयुक्ति की जाती है, और संचार को अंग्रेजी प्राय कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन है, और अंग्रेजी शब्द में कम्युनिकेशन लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से निकला है, जिसको मैं पहले ही बता चुका हूँ। टू शेयर, टू ट्रांसलेट, टू एक्सचेंज यानी भागीदारी, स्थानांतरण एवं आदान प्रदान करना। आपको पूरा इसमें बताना है कि कम्युनिकेशन और संचार क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया। इसके बाद जो है संचार के आधारभूत तत्व, इसके अंदर बताने कि संचार के कौन-कौन से आधारभूत तत्व होते हैं। तो संचार के 3 आधारभूत तत्व होते हैं। तो संचार का जो सबसे पहला आधारभूत तत्व होता है, वह है, पहला जो है वह है संदेश भेजने वाला। जो संदेश भेजने वाला है, वह संचार का सबसे पहला आधारभूत तत्व है। दूसरा जो है वह संदेश है, और तीसरा जो है संदेश ग्रहण करने वाला है। इनके 3 हैं, ठीक है? संदेश भेजने वाला, संदेश खुद, और संदेश ग्रहण करने वाला। इन 3 तत्वों में यदि कोई पृथकता या अलगाव होगा तो संचार यानी कि संप्रेषण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाएगी। इन तीनों का उतना ही होना आवश्यक है, ठीक है? तो तीनों जब तक नहीं होंगे तो आपस में इनका कोरिलेशन नहीं हो पाएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम सीधे संप्रेषण के आयाम। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि संप्रेषण के कौन-कौन से आयाम हैं। तो संप्रेषण के आयाम से का अर्थ वह है कि मानव जीवन में संप्रेषण का क्या-क्या और किस रूप में योगदान है। आयाम यानी कि किसी मत, विचार या धारणा के विविध पहलू, ठीक है? तो इसमें जो है हेराल्ड डी लॉसवेल जो है, लॉसवेल ने संप्रेषण के कार्यों को 3 भागों में बाँटा है। पहला जो कार्य है संप्रेषण का, वो है सूचना ग्रहण एवं प्रसार करना, संग्रहण एवं प्रसार करना, और दूसरा जो है वो है सूचना विश्लेषण, और तीसरा जो आ जाएगा वो है सामाजिक ज्ञान एवं मूल्यों का पोषण करना। तो ये चीज़ जो है लॉसवेल जी बताते हैं, और फिर सीधा हमें जो है आ जाना है संप्रेषण एवं संचार के प्रतिरूप का प्रारूप, चाहे जैसा भी हो, मूल 4 प्रकार के होते हैं। पहला सूचना यानी कि सूचनात्मक, प्रेरणा मतलब प्रेरणात्मक, शिक्षा मतलब शिक्षात्मक, अर्थात शिक्षात्मक, और मनोरंजन मतलब मनोरंजनात्मक। ठीक है? तो इनको भी हमें जैसे कि इसमें जो दिया हुआ है, ठीक है? आपको उसी प्रकार से इन शब्दों को लिखना है, और इन्हीं शब्दों को लिखेंगे तो जो है आपके एग्ज़ाम में जब पेपर चेक होंगे तो उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं। इसी में सूचना एवं विश्लेषण, जैसे कि सूचना का था, सूचना विश्लेषण में के अंतर्गत हम केवल सूचनाओं को संग्रहण एवं प्रचार प्रसार ही नहीं करते, बल्कि सूचनाओं का विश्लेषण भी करते हैं। रेडियो, टेलीविजन और समाचार पत्र पत्रिका विभिन्न विषयों में समसामयिक घटनाओं से संबंधित बहस एक तरह की सूचनाओं का विश्लेषण ही है। फिर है सामाजिक ज्ञान और सामान्य मूल्य का प्रोजेक्ट। तो इसमें संचार का जो अगला महत्वपूर्ण कार्य है, वह लोगों के ज्ञान व चिंतन के स्तर में वृद्धि करना, और विभिन्न समाचार पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा और अन्य तमाम संचार माध्यम लोगों के इन्हें विशिष्ट घटनाओं की सूचना मात्र ही नहीं देते, अपितु वह समाज के जीवंत प्रश्नों को, परिणामों को, नीतियों को आदि को भी जानने की प्रेषित करते हैं।
मनोरंजन एवं संप्रेषण ये तो आप सभी जानते हैं कि संचार एवं संप्रेषण माध्यम का एक महत्वपूर्ण आयाम जो है मनोरंजन ही मनोरंजन भी माना जाता है और एक तरह से यानी कि यदि हम जनसंचार माध्यमों का उद्भव और विकास पर गौर करें तो हम पाते हैं कि इनका जो उद्देश्य है संस्कार देने से अधिक जो है मनोरंजन करना है। इसके बाद है शिक्षा प्रदान करना। शिक्षा तो जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं खुद जो ये कार्य कर रहा हूँ, ये भी किसी न किसी प्रकार से आपको शिक्षा देने का कार्य करता हूँ। शिक्षा का उद्देश्य केवल पढ़ना, लिखना, सीखना ही मात्र नहीं है बल्कि मनुष्य को एक योग्य मनुष्य एवं नागरिक बनाना भी है, जिससे कि वह देश के संसाधनों का संपूर्ण विकास कर सके तथा विज्ञान व तकनीक के क्षेत्र में प्रगति के उच्च शिखर तक पहुँच सके। इसके बाद है घटना मुद्दों का व्याख्या करना, फिर उसके बाद आता है समाज में एकजुटता लाना, फिर जो है इस प्रकार जो है हमें ये पूरा आंसर दे देना है और बाद में हमें अपना निष्कर्ष आंसर का लिख देना है। इसके बाद हम आ जाते हैं सीधा संप्रेषण के ऊपर। तो संप्रेषण के बारे में पहले बता चुका हूँ और इसमें ये जो संप्रेषण है एक विवेचन के तौर पर है। संप्रेषण का जो विषय क्षेत्र है वो अत्यंत व्यापक है और इसके अंतर्गत जो है तथ्यपरक सूचना तथा जानकारियों के साथ-साथ विचारों, भावनाओं, मनःस्थिति, प्रश्न, प्रतिप्रश्न आदि का भी समावेश पाया जाता है। तो इसमें जो है हमें मुख्य तौर पे जनसंचार और के बारे में बताना है। फिर जो है हमें सीधा आ जाना है जो प्रश्न है हमारा संप्रेषण के प्रकार। तो संप्रेषण के जो है मुख्य तौर पर 3 प्रकार माने जाते हैं, ठीक है? पहला प्रकार जो है वह है मौखिक प्रकार, दूसरा है पहला अमौखिक, दूसरा है मौखिक और तीसरा है लिखित। जो मौखिक है अमौखिक है उसमें जो है चिन्हों के द्वारा, संकेतों के द्वारा, प्रतीकों के, हाव-भाव के आदि का प्रयोग करके ही अमौखिक संप्रेषण को पूरा किया जाता है। इसमें चिन्ह, संकेत, प्रतीक आदि जो है महत्वपूर्ण माने जाते हैं। चिन्हों में जैसे कि इसका प्रयोग जो दैनिक जीवन में चित्र व रेखा चित्र के रूप में मिलता है। प्रतीक जो है प्रतीक को समझाने व परिभाषित करना ज़्यादा कठिन है। इससे इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि वह विधि जिससे कल्पनाशीलता का भाव हो। उसके बाद दूसरा जो वो है मौखिक संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण यानी कि मुँह से बोलकर किया जाने वाला संप्रेषण मौखिक संप्रेषण कहलाया जाता है। इसमें कुछ सामान्य सुझाव दिए जाते हैं जैसे कि शब्दों का चयन हमेशा सावधानी बरत कर करना चाहिए। दूसरा ये है कि बहुत तेज़ी से बोलना या सुनने वाले व्यक्ति जल्द ही आप आपकी बातों में दिलचस्पी लेना बंद कर देते हैं। फिर तीसरा ये है कि ज़्यादा बोलने की प्रवृत्ति भी आमतौर पर घातक साबित हो सकती है। फिर है नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज, जब कोई बोल रहा हो तो बीच में बातों को उसकी बातों को ना काटें, उसकी बातों को ध्यान से सुनें, ठीक है? तो ये सब चीज़ें जो है आपको बहुत ध्यान में रखनी है और साथ-साथ में ये पेपर आपका सिर्फ़ यही नहीं है कि सिर्फ़ आपको पढ़ना है, बल्कि ये पेपर आपको किसी न किसी प्रकार से जो है हिंदी भाषा और अपनी जो बोलचाल जो कम्युनिकेशन जो है, संप्रेषण किस तरह कर सकते हैं हम अपनी ज़िंदगी में बेहतर, उसको बताने की कोशिश करता है। मौखिक संप्रेषण के जो लाभ है वो इस प्रकार है कि जैसे कि वक्ता को यदि लगता है कि उसके संदेश को नहीं समझा गया, तो वह दोबारा से उसको जो है समझा सकता है। दूसरा ये है कि वक्ता अपने संदेश के संबंध में भ्रम की स्थिति को तुरंत स्पष्ट कर सकता है। तीसरा ये है कि वक्ता इससे संदेश प्राप्तकर्ता के मनोभाव को तुरंत समझ सकता है और उसको जो है बोल के तुरंत बता सकता है कि भाई ये नहीं ये था, आप जो समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी कुछ सीमाएँ हैं, सीमा यानी कि कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि मौखिक संप्रेषण का कोई स्थायित्व अभिलेख नहीं होता। आपने जो बोला है, ठीक है? और उस बोलने को जो है कानूनी साक्ष्य के रूप में मान्यता नहीं दी जाती। ये दूसरा ये है कि यदि वक्ता बोलने में कुशल नहीं है, ठीक है? बोलने में वो कुशल नहीं है, तो वह उचित प्रभाव पैदा नहीं कर सकता। इसी प्रकार से ये 3-4 और हैं, इनको देख लेना है और इसी प्रकार से जो है मौखिक संप्रेषण के जो माध्यम में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक परंपरागत है, एक आधुनिक है। परंपरागत में तो जो हम देखते आए हैं जैसे कि हमारे लोकगीत है, लोक नृत्य है, लोक कथाएँ हैं, लोक नाट्य है, कठपुतली है, ठीक है? नुक्कड़ नाटक है। ये सब जो है एक तरीके से हमारे परंपरागत हमारी ग्रामीण संस्कृति की देन है।
और इसी प्रकार से दूसरी चीज़ आती है आधुनिक संप्रेषण माध्यम, जिसमें साक्षर, निरक्षर, निर्धन, नेत्रहीन सभी मनुष्यों के लिए आधुनिक संप्रेषण माध्यम का वरदान सिद्ध हो रहा है। जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न है, दूरसंचार है, कंप्यूटर है, हाइब्रिड मेल सर्विसेज़ है, इंटरनेट है। ये सभी चीज़ जो है जो पढ़े लिखे हुए नहीं हैं, जो निरक्षर है, जो नेत्रहीन है, ठीक है? तो वो भी इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा जो है वो है लिखित संप्रेषण, ठीक है? पहला हो गया अमौखिक, दूसरा हो गया मौखिक, तीसरा है लिखित संप्रेषण। लिखित संप्रेषण में फीडबैक जो है जल्दी नहीं मिलती, जितनी जल्दी हम मौखिक संप्रेषण में मिल जाती है। और एक जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि लिखित संप्रेषण वही व्यक्ति कर सकता है जो कि लिखना जानता है, पढ़ना जानता है। तो इसके कुछ लाभ हैं, जैसे कि लाभों में ये है कि पहला जो लाभ है वो है लिखित संदेश का जो स्थायी अभिलेख होता है। दूसरा है लिखित जो संप्रेषण में स्तरीय जो भाषाएँ का स्पष्टता होती है। तीसरा ये है कि संप्रेषण में जटिलता व लंबे समय संदेश का प्रयोग किया जाता है। लिखित संदेश की भी कुछ सीमाएँ हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। ऐसे क्षेत्र जहाँ आज भी तकनीकी सुविधा सुगम नहीं है, वहाँ पर लिखित जो संदेश है वो महँगा पड़ता है। फिर सूचना संग्रहण करना, तैयार करना, टाइप करना, जाँच करना, इसमें बहुत व्यय खर्च होता है। इसके बाद है संप्रेषण की कुछ चुनौतियाँ इस प्रकार है, जैसे कि आज के वक़्त में यह व्यक्ति के बीच में विचारों का जो है भाव का सूचनाओं और अभिमतों को भेजना प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया है। इसका फैलाव जो है सामान्य बातचीत से लेकर बड़े-बड़े कंप्यूटर यंत्र जैसे जटिल वैज्ञानिक उपकरणों तक है। इनका उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक स्पष्टता के साथ विचारों, भावों, सूचनाओं, अभिमतों आदि को जल्द से जल्द दूसरी छोर तक पहुँचाया जा सके। संप्रेषण की बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, जिनमें से हम मुख्य तौर पे 6 चुनौतियों को देखते हैं। मनोवैज्ञानिक, यांत्रिक, अर्थगत, भौतिक, भाषिक और सांस्कृतिक। इन सबको हमें एक्सप्लेन करना है अपने आंसर के अंदर। फिर हमें बाद में जो है निष्कर्ष यानी कि कंक्लूज़न लिख देना है और हमें बताना है कि सूचना का आदान-प्रदान किसी भी समाज के विकास के लिए एक अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए संप्रेषण की बाधाओं को दूर करने के लिए समाज को उन्नत किया जाता है और निঃसंदेह जो संप्रेषण है ने सामाजिकरण की दिशा में एक विशिष्ट भूमिका का निर्वहन किया है और नई सूचनाओं से व्यक्तियों और समाज की जो मानसिक क्षमता का विकास होता है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको अपने आंसर के अंदर लिख दिए, जो कि आपके आंसर को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है। जो 5वाँ, छठा, 7वाँ जो क्वेश्चन था उसके जो आंसर है वो इस वाले चैप्टर में मिलेंगे आपको और इसमें जो है सर्वेक्षण आधारित रिपोर्ट जो है तैयार करना कैसे तैयार की जाती है। उसके कुछ संभावित विषय जैसे कोरोना और मानसिक स्वास्थ्य, क्रिप्टो समाज अभियान है और कूड़ा निस्तारण कैसे किया जा सकता है, उसकी योजना क्या है? तो हमें सबसे पहले जो है ये पता होना चाहिए कि यानी कि प्रतिवेदन होता क्या है? उसका अर्थ क्या है? उसका स्वरूप क्या है? तो प्रतिवेदन शब्द का जो अर्थ है अंग्रेजी में इसको रिपोर्ट कहा जाता है और प्रतिवेदन को जो है विवरण, संवाद, सूचना रपट, अफ़वाह आदि नाम के अर्थों में भी लिया जाता है। परंतु हिंदी में इसका जो प्रयोग है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रतिवेदन के अर्थ में ही लिया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि पुलिस में लिखवाई गई जो रपट होती है, कई महत्वपूर्ण सूचना समाचार है, सूचना है संवाददाताओं द्वारा संचार एवं दूरदर्शन आदि द्वारा भेजी गई सूचना समाचार रिपोर्ट होती हैं। परंतु हम इन्हें जो है प्रतिवेदन नहीं कह सकते, ठीक है? तो जैसे कि अगर हम प्रतिवेदन के अर्थ के तौर पे जाने तो जो मानक हिंदी कोश है उसके अंदर जो है प्रतिवेदन का अर्थ दिया गया है कि किसी कार्य, घटना, तथ्य, योजना आदि के संबंध में छान-बीन, पूछताछ आदि करने के उपरांत तैयार किया हुआ विवरण जो किसी बड़े अधिकारी के पास भेजा जाता है। तो ये जो है ये क्या कहलाया जाता है? ये कहलाया जाता है प्रतिवेदन। वृहत हिंदी कोश के अंदर भी उसको परिभाषित किया गया है। अब हम सीधा पढ़ते हैं कि प्रतिवेदन के मुख्य तत्व। तो प्रतिवेदन के लिए मुख्य तत्व क्या है? सबसे पहला जो तत्व है प्रतिवेदन के लिए वह है विषय का होना। दूसरा जो तत्व है वह है
दूसरा जो तत्व है वो है समिति प्रतिवेदन या फिर प्रतिवेदन हेतु नियुक्त व्यक्ति। फिर उसी के बाद जो इम्पोर्टेंट है वह प्रतिवेदन हेतु एक समय सीमा अथवा निश्चित करना कि एक फला चीज से ले फला से फला तक, यानी कि 2010 से 2011 के बीच में, 2011 से 2012 के बीच में, तो एक समय का निर्धारण होना बहुत ही आवश्यक है। अपना कार्य शुरू करने पर जो प्रतिवेदक है, जो रिपोर्ट लिख रहा है, ये आवश्यक हो जाता है या हो जाता है कि वह तत्व संबंधी जानकारी एकत्रित करे। ठीक है? क्या-क्या चित्र है, दस्तावेज है, टेप है, देखना, सुनना और व्यक्तियों को साक्षी भी लेना पड़ सकता है। ठीक है? तो इन सभी चीज़ों को उसको करना है, जाँच-पड़ताल करनी है, जाँच-पड़ताल करके उसको यह सब काम जो है प्रतिवेदन को तैयार करना है। अब जो है प्रतिवेदन लेखन। प्रतिवेदन को जो है यानी कि रिपोर्ट को किस तरह लिखा जाता है, ये लेखन की प्रक्रिया क्या है? तो प्रतिवेदन लेखन कार्य जो है सरल नहीं है। वास्तव में प्रतिवेदन लेखन पर एक बड़ा दायित्व होता है। उसके निर्णय, सुझाव जो है प्रबंधकों, सरकार पर बाध्यकारी नहीं होते, हुए भी प्राय उन्हीं को आलोक में भविष्य में कार्रवाई निर्धारित होती है। इस दायित्व की पूर्ति के लिए प्रतिवेदक और प्रतिवेदन संबंधी पूर्ण योजना बनानी पड़ती है और इस योजना में निम्नलिखित चरण हो सकते हैं। तो पहला जो है, सबसे पहले हम देखेंगे वो है प्रतिवेदक जो है के लिए आवश्यक है कि वह विषय को भली-भांति पूर्ण जान ले। दूसरा ये है कि विषय की भली-भांति समझने के पश्चात तथ्यों को एकत्रित करे, जो भी फैक्ट्स हैं उनको इकट्ठा करे। फिर उसके तथ्यों को इकट्ठा करने के बाद क्रम से प्रतिवेदक को ऐसे व्यक्तियों की सूचना ऐसी व्यक्तियों की सूची बना लेनी चाहिए जो इस कार्य के जो है प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से उसकी मदद कर सकते हैं। ये सब बनाने के बाद तथ्य एकत्रित करने, साक्षी लेने के बाद जो है प्रतिवेदन को उस समय उस प्रकार के किसी भी अन्य विषय से संबंधित पुराने प्रतिवेदन, यानी कि हम इसको बोलते हैं लिटरेचर रिव्यू। ठीक है? यानी कि आपने जो पहले जो घटनाएँ हो चुकी हैं उनके बारे में पढ़ना, उनसे संबंधित नियमावलियों, प्रापत्रों आदि को एकत्रित कर लेना ताकि जो है निष्कर्ष पर पहुँच सके कि क्या हो सकता है। इसके बाद जो है सभी संग्रहित तथ्य जैसे कि प्रमाणों, साक्ष्यों विश्लेषित कर वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है? तो ये पूरा का पूरा है और उसके बाद जो है निष्कर्ष पर पहुँचना बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद प्रतिवेदक जो है वह रिपोर्ट लिख सकता है। तो ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस होता है रिपोर्ट राइटिंग का। आप ये रिपोर्ट राइटिंग बहुत ईज़ी नहीं होती है। इसमें एक जो है ज्ञान होना और उन सब चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो है प्रतिवेदन जो है के प्रकार, तो जो प्रतिवेदन है, प्रतिवेदन कई प्रकार से हो सकते हैं। सबसे पहले व्यक्तियों द्वारा तैयार किया गया प्रतिवेदन। तो व्यक्तियों द्वारा तैयार किया गया प्रतिवेदन जो है वो छोटी रिपोर्ट होती है। इसके अलावा जो है समितियों के द्वारा या उपसमितियों के द्वारा प्रतिवेदन भी तैयार किया जाता है। उसके अलावा जो है ये 2 प्रकार के हैं, कुछ समितियों के द्वारा, उपसमितियों के द्वारा और कुछ व्यक्तियों के द्वारा। तो ये जो रिपोर्ट तैयार की जाती है, ये है एक तरीके से जाँच-पड़ताल करने की, पूछताछ करने की और उसके बाद उसमें लिखने की, पूरी एक रिपोर्ट बनाई जाती है। तो प्रतिवेदन की जो है कुछ विशेषताएँ भी होती हैं, उस विशेषता में ये है कि उसको तमाम चीज़ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसको उस विषय के बारे में नहीं पता, जिस विषय के बारे में वह जो है चुना गया है, तो वह उस विषय के कार्य में नहीं कर सकता। तो इसीलिए आवश्यक ये है कि उसको विषय के बारे में बहुत जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो ये उसकी विशेषता है, इसको आपको देख लेना है। तो इसमें जो है हम सबसे पहले जो रिपोर्ट देखेंगे उदाहरण के तौर पर, वो देखेंगे हम कोरोना और मानसिक स्वास्थ्य की एक रिपोर्ट है। तो ये जो रिपोर्ट है ये 20 फरवरी 2023 में आई थी। तो सबसे पहले जो है डेट लिखी जाती है। इसके बाद जो है आपको पूरा विवरण देना है, जैसे कि महामारी ने लोगों पर जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला है, उसने उससे ये दर्शाता है कि लोग कितने नाज़ुक हैं और ऐसे में सारी दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चिंताएँ हैं और इसे लेकर अधिक सहायता की ज़रूरत महसूस की जाती है। तो इसमें पूरा का पूरा विवरण दिया हुआ है। ठीक है? तो इस पूरे विवरण में बताने की कोशिश की गई है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो सर्वे के अनुसार जो है महामारी ने दुनिया के 90% देशों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं
को बाधित किया और 60% देशों ने यह देखा कि नाजुक वर्ग के जो लोग हैं, जिनमें बच्चे हैं, किशोर अवस्था वाले हैं और बुजुर्ग हैं तथा महिलाओं को समावेश किया है। ठीक है? फिर इसमें अनुमान बताना है कि क्या-क्या, किस-किस रिपोर्ट में क्या-क्या अनुमानित किया गया है। जैसे कि लासेंट के अनुसार जो है 2020 के अनुसार महामारी के वैश्विक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव की वजह से अवसाद संबंधी मामलों में 28% की वृद्धि देखी गई, जबकि चिंता को लेकर होने वाली परेशानी में 26% का इजाफा हुआ। तो ये सब चीज़ आपको जो है रिपोर्ट के अंदर लिखनी है। अगर यही विषय आ जाता है, फिर व्यापक प्रभाव क्या-क्या पड़े महामारी की वजह से, जो भय है, अलगाव है, जीवन तथा आय की हानि होने के कारण जो है मानसिक स्वास्थ्य की जो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने का भी काम इसने किया है। तो ये आपको पूरी रिपोर्ट एक बार पढ़ लेनी है। जब आप इस पूरी रिपोर्ट को पढ़ लेंगे, फिर इसमें आप पूरी तरीके से आराम से लिख सकते हैं। अगर ये सेम क्वेश्चन आ जाएगा और भारत में इसकी स्थिति क्या रही है, आप सभी जानते हैं कोरोना के काल से जो कोविड-19 की जो महामारी थी, इससे हम जो निकले हैं, फिर आगे के लिए क्या रास्ता है। कोई भी आप रिपोर्ट लिखेंगे तो उसमें ये ध्यान रखना है कि आगे के लिए क्या रास्ता है, आगे क्या हो सकता है उस संभावित विषय को लेकर, तो उसके बारे में आपको बताना है। इसी प्रकार से एक उदाहरण दिया हुआ है क्रिप्टो जागरूक अभियान का। जो क्रिप्टो एक मुद्रा होती है जिसको आईईपीई जो है निवेश, शिक्षा एवं सुरक्षा कोष, ठीक है, जो ऑनलाइन गेमिंग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आउटरीच कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। ठीक है? तो आपको आउटरीच कार्यक्रम, ठीक है, निवेश, शिक्षा एवं सुधार कोष यानी कि आईईपीई के बारे में बताना है। फिर क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में क्या-क्या चिंताएँ जताई जाती है, ये बतानी है। और आगे की राह क्या है? आगे का आपको ये याद रखना है कि आगे की राह यानी कि जितनी भी आप रिपोर्ट लिखेंगे, उस रिपोर्ट में आपको ये बताना ज़रूर है कि आगे की क्या राह हो सकती है, आगे क्या हो सकता है। ये आपको अपनी रिपोर्ट के अंदर ज़रूर बताना है। तीसरा जो उदाहरण है वो है कूड़ा निस्तारण योजना के ऊपर एक रिपोर्ट है, जो कि 20 फरवरी 2023 को ही करीब 15 साल बाद नगर में कूड़ा-कचरा निरस्त का काम शुरू हुआ और करोड़ों की योजना को सिटी ब्लॉक के टांड गाँव से शुरू किया गया। मतलब पूरा का पूरा एक विवरण देना है, फिर बाद में आपको उसके जो है सुझाव क्या दे सकते हैं, उसके पक्ष में क्या हो सकता है, फिर आपको जो है निष्कर्ष लिख देना है। ये आपका रिपोर्ट का कार्य हो जाएगा। इसके बाद है लेखन शैलियाँ, लेखन की विधि। तो लेखन विधि में चारों बहुत ही ज़रूरी है, चारों में से 2 तो आएँगे ही आएँगे, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन, डायरी लेखन और ब्लॉग लेखन, ठीक है? मैंने इन चारों के प्रश्न आपको बताए हैं। इसमें आपको ये अनुच्छेद लेखन का अर्थ और स्वरूप कैसा होता है, तो अनुच्छेद जो है अंग्रेजी में इसको पैराग्राफ बोला जाता है, ठीक है? आपको थोड़ा-सा इसका मतलब पता होना चाहिए कि एक्चुअली में जो है अनुच्छेद होता क्या है, ठीक है? का अनुवादी भाषी है, ठीक है? जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कट जाने पर भी अलग या नष्ट ना होना, ठीक है? यदि मुख्य रूप से किसी साहित्य रचना, पुस्तक आदि के किसी प्रकरण के अंतर्गत एक विशिष्ट अंश होता है, जिसमें किसी एक विषय या उसके किसी अंश की मीमांसा या विवेचना होती है, तो हम देखते हैं कि किसी लेख, निबंध आदि अपेक्षाकृत लंबी रचना की जो है जो लेखक कुछ विभागों में विभक्त कर देते हैं। इसी तरीके से अनुच्छेद लेखन जो का महत्व क्या है, और अच्छे अनुच्छेद लेखन के लिए अच्छे अनुच्छेद लेखन की क्या-क्या विशेषताएँ होती हैं। तो पहली विशेषता ये है कि यदि हम अनुच्छेद को किसी रचना का एक अंश माने, तो हमें संबंधित विषय का कोई भी अंश पूर्ण भाव या अर्थ विचार के साथ आता है। तो इस तरह दूसरा, तीसरा, चौथा आपको इसी तरीके से कर लेने हैं। ये याद करने हैं आपको, अगर ये याद नहीं करोगे तो लिख नहीं पाओगे। अनुच्छेद लेखन के प्रकार हैं, अनुच्छेद लेखन के प्रकार में एक होता है, अनुच्छेद लेखन के 4 प्रकार होते हैं। पहला है वर्णनात्मक अनुच्छेद लेखन। वर्णनात्मक अनुच्छेद लेखन जो है कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनमें दिए गए विषय का जो है किया जाता है। उदाहरण के लिए पुस्तकालय विषय जो है,
इसके बाद जो है विवरणात्मक अनुच्छेद लेखन है। विवरणात्मक अनुच्छेद लेखन जो है, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनमें लेखक को देखे अथवा अनुभव किए गए विषय के अनुसार विवरण देना होता है। उसके बाद आता है विचारात्मक अनुच्छेद लेखन, यानी कि इसमें होता है कि जो लेखक है कुछ विचार अथवा चिंतन का विषय का प्रतिवेदन करना पड़ता है। इसके बाद है कल्पनात्मक अथवा भावात्मक अनुच्छेद लेखन। तो कुछ अनुच्छेद और कल्पनात्मक एवं भावात्मक भी होते हैं। अनुच्छेद लेखन का जो उद्देश्य है वह आप सभी को पता है कि जैसे कि विद्यार्थियों की मानसिक क्षमता का विकास करना भी होता है। तो इसी प्रकार से पल्लवन और अनुच्छेद लेखन के अंतर भी आता है। इसके बाद है अनुच्छेद लेखन का उदाहरण। तो अनुच्छेद लेखन के उदाहरण में एक पटकथा लेखन दी हुई है। ये पूरी पटकथा और ये एक जीवन मूल्य है। ये कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, आपको इनको पढ़ लेना है और जस्ट जैसे क्वेश्चन आएगा आपको उसके अंदर लिख देना है, क्योंकि लगभग 12 से 15 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, तो आपको थोड़ा-सा पेजों के अंदर भी लिखना है। क्वालिटी इम्पोर्टेंट है, उसके साथ क्वांटिटी भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है डायरी लेखन के बारे में पूछा जा सकता है। डायरी लेखन क्या है? डायरी लेखन का अभिप्राय और स्वरूप क्या है? तो मनुष्य का जो जीवन है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में अपनी अनुभूति, संवेदनाएँ, भावनाओं को विभिन्न प्रकार से अभिव्यक्त करना चाहता है और उसका अंततः बाहर जो है देख सकते हैं हम। तो जिस प्रकार से डायरी लेखन की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें कि साल के 365 दिन में 365 पृष्ठ के भी हो सकते हैं, ठीक है? तो डायरी लेखन जो और प्रस्तुतिकरण के जो रूप है, वो हम देख सकते हैं और डायरी लेखन का क्या महत्व है, इसको भी हमें जो है डायरी लेखन के अंदर लिखना है। फिर जो है हम सीधा जो है डायरी लेखन के एक उदाहरण के तौर पर आ जाते हैं। आपको ये उदाहरण अगर प्रश्न के अंदर पूछा ना जाए तब भी लिखना है, और प्रश्न के अंदर पूछा जाए कि वो एक उदाहरण के साथ डायरी लेखन के बारे में लिखिए, तो आपको जो है डायरी लेखन का एक उदाहरण बताना है। तो डायरी लेखन के लिए सबसे आवश्यक है कि सबसे पहले जो है डेट का लिखा होना और टाइम का लिखा होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये बहुत ज़रूरी है। उसी प्रकार से आपको जो है उदाहरण के तौर पर बताना है। जैसे कि मैं थोड़ी-सी डायरी, यानी कि 20 फरवरी 2023 रात्रि 10 बजे की मैं डायरी लिख रहा हूँ। जैसे कि हेलो डायरी, ठीक है? आज तुझे क्या बताऊँ? आज का दिन बहुत ज़्यादा व्यस्तता में बीता। सुबह नाश्ता करते ही दिन भर के काम में की सूची आँखों के आगे नाच रही थी। जल्दी से खाना खाकर मैंने पहले काम की ओर बढ़ा और फिर सड़क पे जाम ने मेरे जो हौसले को पस्त कर दिया। इतना जाम था। तो ये उसने पूरे दिन की एक कहानी बताई अपनी, मतलब क्या-क्या उसके दिन में गुज़रा। फिर इस तरह 21 तारीख है, फिर 22 तारीख है, इस तरह से उसने बताने की कोशिश करी। तीसरा जो है वो है संवाद लेखन। संवाद लेखन क्या होता है, आपको इसको भी इसी तरीके से बता देना है। संवाद लेखन के क्या-क्या महत्व है, संवाद लेखन को लेके क्या महत्व हो सकते हैं, संवाद लेखन की प्रक्रिया क्या है। प्रश्न के अंदर ये भी आ सकता है, संवाद लेखन क्या है और उसकी लेखन की प्रक्रिया को बताइए। तो संवाद लिखते समय महत्वपूर्ण होता है कथा वस्तु और विषय वस्तु का विश्लेषण करना, ठीक है? तो इन शब्दों का जो है आपको को बहुत ही आवश्यक ध्यान रखना है। और बाद में आ जाता है ब्लॉग लेखन। ब्लॉग लेखन क्या है, तो अपने विचारों को डिजिटल मीडिया या वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन प्रकाशित करना ही ब्लॉगिंग कहलाता है। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि अपने विचारों को डिजिटल मीडिया या एक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन प्रकाशित करना ही ब्लॉगिंग कहलाया जाता है। और हम जब किसी खास विषय पर कोई विषय लिखते हैं और इसे एक वेबसाइट पर प्रकाशित करते हैं, तो उसे ब्लॉग कहते हैं। ठीक है? हिंदी में ब्लॉग कैसे लिखते हैं, हिंदी में ब्लॉग को कैसे लिखा जा सकता है, कैसे लिखते हैं, इसका पूरा का पूरा उदाहरण इसमें दिया हुआ है और वो आपको बताना है कि इसकी क्या प्रक्रियाएँ होती हैं। अंत में आपको निष्कर्ष बता देना है। फिर उसके बाद आता है संपादकीय लेखन। संपादकीय लेखन का भी आपको वही प्रस्तावना बताना है, फिर लेखन का अभिप्राय क्या होता है। इस तरीके से जो है आप जो है संपादकीय लेखन और संपादक और संपादकीय लेखन का क्या आपस में रिलेशन है, इसको भी बताना है। और संपादकीय लेखन का जो स्वरूप है वो किस प्रकार से है। जैसे कि संपादकीय जो
अग्रलेख संपादकीय स्तंभों के नियमित लिखा जाने वाला लेख है और इनकी जो शब्द सीमा कुछ भी हो सकती है, किंतु आदर्श जो संपादकीय होता है उसमें 500 से लेके 1000 तक शब्दों होना एक एक आदर्श संपादकीय माना जाता है। यह प्राय संपादक द्वारा खुद लिखा जाता है और अपनी इच्छा व अधिकार से संपादक संपादकीय लेखन का दायित्व अपने किसी सुयोग्य विश्वास पात्र सहकर्मी को ही सौंप सकता है। तो ये जो मैंने आपको बताया ये आपका पूर्ण तौर पे था और उसके बाद आपको संपादकीय एवं तत्व उसके गुण के बारे में बता देना है। इस प्रकार से जो है और संपादकीय की भाषा कैसी होनी चाहिए, उसको किन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर एक उदाहरण भी दिया हुआ है संपादकीय को समझाने का कि संपादकीय में जिस तरह की इसमें है जो उसका टाइटल क्या है? टाइटल ये है कि जासूसी के आकाश में ये चंद गुब्बारे। ठीक है, इसको लिखा है प्रशांत झा ने, वॉशिंगटन संवाददाता है हिंदुस्तान टाइम्स में। तो ये लिखते हैं कि जासूसी की दुनिया में एक अरण्य है, यानी कि सहयोगी, मित्र, जोड़ीदार, पूरा इन्होंने एक कहानी बता रखी है, पूरा संपादक बता रखा है। फिर किस तरीके से इन्होंने बताया कि चीन पिछले 1 दशक से अमेरिका के खिलाफ कहीं अधिक सफल अभियानों में लगा हुआ है। 2010-12 के बीच में अमेरिका ही थे जो पकड़े गए अमेरिकी सीआईई के गुप्तचर थे। तो मतलब ये पूरा उन्होंने बताने की कोशिश की है। अंत में आपको निष्कर्ष बता देना है। तो आपको मैं वापस से एक बार फिर से जो है क्वेश्चन पेपर पे ले जाता हूँ और क्वेश्चन पेपर में जो है आपको सेम जो मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश की है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको एक बार फिर से देख लेना है और फिर उसके बाद जो मैंने आंसर बताए हैं उन आंसरों को आपको उसी प्रकार से लिखना है। को आंसर देते वक़्त ये ध्यान रहे कि आपको जितना लिखने की जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे ध्यान रखना है। टाइमिंग ज़रूर देख लेना, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम का टाइम देख लेना। इस पेपर में शायद इस पेपर में आपको 3 घंटे ना मिले, सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 घंटे मिले और ये पेपर शायद आपका 60 नंबर का हो। तो इसलिए टाइमिंग देख पहले जैसे क्वेश्चन पेपर मिले तो आप टाइमिंग देखना, इंस्ट्रक्शन देखनी, उसके बाद अपना पेपर शुरू करना है। तो 2-4 मिनट लगेंगे शुरुआत में और फिर अपना पेपर अच्छे से कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।